Hello students, my name is शकुंतला यादव. वेलकम टू शकु मैथ्स हब. मैं आपके लिए लेके आई हूँ IIT JAM 2026 मैथमेटिक्स का बैच, जहाँ पे आपको मिलेगा IIT JAM का कंटेंट के साथ साथ मोटिवेशनल गाइडेंस, जिससे कि आप अपनी IIT JAM की जर्नी में एग्जाम तक फोकस करके रह सकें. तो चलिए आज का आपका मोटिवेशन कुछ लाइंस इस टाइप से हैं. रास्ते में ठोकरें मिले तो घबराना मत, गिरकर भी उठ जाना और ठहर जाना मत. हर कठिनाई के पीछे छिपी है सफलता. हर कठिनाई के पीछे छिपी है सफलता. बस मंजिल को देखकर हार मत मानना. बस मंजिल को देखकर हार मत मानना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सकु मैथ्स हब के साथ आपके सपनों की इस जर्नी को, जहां पे आपको कंटेंट के साथ साथ आपको मोटिवेशनल गाइडेंस भी मिलेगी, जिससे कि आप अपनी जर्नी में एक तो बोरिंग फील नहीं होगा और आपका एक फोकस बना रहेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर IIT JAM का, जहां पे हम पढ़ रहे थे लीनियर अलजेब्रा. आज हम पढ़ेंगे लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस. लीनियर सब स्पेस क्या होता? सब स्पेस मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था और मैंने उस पे बेस कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई थी. आज हम पढ़ेंगे लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस. अब देखिए, लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF. अगर आपके पास W1 और W2 क्या है? वेक्टर सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस के VF के, देन लीनियर सम ऑफ the subspace W1 and W2 denoted by W1 plus W2. लीनियर सम क्या होगा? उन दोनों सब स्पेस के सम को हम ऐसे डिनोट करेंगे और उसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे? इज द सेट ऑफ ऑल सम्स. जो लीनियर सम होगा वो क्या होगा? इज द सेट ऑफ ऑल सम्स U1 plus U2 सच दैट U1 आपका बिलोंग करेगा W1 से और U2 बिलोंग करेगा W2 से. सॉरी, U1 बिलोंग करेगा W1 से, U2 बिलोंग करेगा W2 से. मतलब कि आपके पास जो दो लीनियर सब स्पेस जो लीनियर स्पेस होंगे उनका सम क्या होगा? लीनियर. आपके पास वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेस है W1 एंड W2, उनका लीनियर सम में एलिमेंट्स कैसे होंगे? U1 प्लस U2 टाइप के. U1 प्लस U2 टाइप के एलिमेंट होंगे. U1 होगा आपका W1 से और U2 होगा आपका W2 से. अब लीनियर सम पे बेस एक थ्योरम है, देखिए क्या बोलती है. इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF. तो VF अगर कोई वेक्टर स्पेस है और उसमें दो सब स्पेस है W1 एंड W2, तो आपका जो लीनियर सम होगा उन दोनों स्पेस सब स्पेस का वो भी क्या होगा? सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस का. मतलब W1 प्लस W2 इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ VF. एंड W1 प्लस W2 किसके इक्वल होगा? जनरेटर ऑफ, ये किससे जनरेट होगा आपका? W1 यूनियन W2 से. W1 प्लस W2 किससे जनरेट होगा? W1 यूनियन W2. मतलब कि लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2, लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2. अब ये कैसे होगा हम देखते हैं. कि जैसे कि हमारे पास W1 यूनियन W2 में एलिमेंट कैसे होंगे? W1 W यूनियन में कैसे एलिमेंट होंगे? वह एलिमेंट इस टाइप से होंगे जो कि क्या हो आपका W1 में भी हो, या तो W1 में हो या W2 में. ठीक है. लेकिन अगर इसके स्पान की बात करें, लीनियर स्पान, स्पान ऑफ W1 यूनियन W2, तो इसमें लीनियर, इसके स्पान में कैसे एलिमेंट होंगे? इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, दोनों एलिमेंट्स का क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन. तो यहां से U1 प्लस U2 इस टाइप का क्या होगा? एलिमेंट्स बनेंगे. लीनियर सम, स्पान में हम क्या कैसे एलिमेंट लेते हैं? सम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं.
सम ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे पास W1 यूनियन W2 में कैसे एलिमेंट्स होंगे? U1 प्लस U2 टाइप के, और वही आपका क्या होगा? W1 प्लस W2, क्योंकि हमें पता है कि W1 प्लस W2 में भी एलिमेंट कैसे होते हैं? U1 प्लस U2। तो हमारा W1 यूनियन W2 का लीनियर स्पान क्या होगा? W1 प्लस W2। अब यहाँ पे W1 प्लस W2 किससे जनरेट हो रहा है? W1 यूनियन W2। कैसे? क्योंकि W1 प्लस W2 में एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं? U1 प्लस U2, और U1 प्लस U2 किस में बिलोंग करते हैं? हमारे W1 यूनियन W2 में। तो अल्टीमेटली W1 प्लस W2 किससे जनरेट होंगे? W1 यूनियन W2 से। अब आगे देखिए, अब आता है हमारा डायरेक्ट सम। वेक्टर स्पेस एज ए डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस। क्या आपका कोई वेक्टर स्पेस है, उसको हम डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। अब देखिए, लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस एंड लेट W1 W2 WM बी सब स्पेस ऑफ V। अगर आपके पास M क्या है? सब स्पेस है V के, then V said to be the direct sum of। अब V को हम बोलेंगे कि V आपका होगा इन सब स्पेस का डायरेक्ट सम। इन सब स्पेस का डायरेक्ट सम V कब होगा? जब आपके पास हर एक एलिमेंट V का हर एक एलिमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सको? सिर्फ और सिर्फ इसी एक वे में V के सभी एलिमेंट्स को आप किस फॉर्म में लिख सको कि आपके पास जितने भी सब स्पेस हैं उनके एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में। वेक्टर V के हर एक एलिमेंट को आप किस फॉर्म में लिख सको? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सब स्पेस, मतलब U1 प्लस U2 प्लस UM, तो सभी एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में, वेक्टर सब स्पेस के सभी एलिमेंट्स की सम के फॉर्म में। तो हम बोलेंगे कि V आपका क्या होगा? डायरेक्ट सम होगा W1, और हम डायरेक्ट सम को कैसे डिनोट करते हैं? प्लस को सर्कल के अंदर रखते हैं, तो ये नोटेशन है डायरेक्ट सम का। तो V आपका क्या होगा? W1 डायरेक्ट सम, W2 डायरेक्ट सम। तो V क्या होगा आपका? डायरेक्ट सम ऑफ W1 W2 WM। और यहाँ पे आपका V क्या होगा? कि V होगा लीनियर सम ऑफ ऑल सब स्पेस। V क्या होगा? लीनियर सम ऑफ ऑल सब स्पेस, एंड इन सभी सब स्पेस में आपका जो कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट, मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन WM इज इक्वल टू 0। दैट्स मीन कि आपके वेक्टर स्पेस के जितने भी सब स्पेस हैं उन सबके इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आना चाहिए, 0। एंड हम वेक्टर स्पेस को इन सब स्पेस के लीनियर सम के रूप में लिख सके, और आपके इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर स्पेस होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट सम ऑफ दीज ऑल सब स्पेस। हम बोल सकते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होगा? डायरेक्ट सम होगा ऑल दीज सब स्पेस। यहाँ पे दो कंडीशन नेसेसरी है कि V आपका क्या होना चाहिए? एक तो लीनियर सम होना चाहिए इन सब स्पेस का, और इन सभी सब स्पेस में क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट होना चाहिए। और हम इन सभी सब स्पेस को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस। अगर हम V को डायरेक्ट सम के रूप में लिख सकते हैं तो फिर हम उन सब स्पेस को बोलेंगे कि ये सब स्पेस क्या है? आपके कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस है। कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस वो तभी होंगे जब आप V को उन सभी सब स्पेस के डायरेक्ट सम के रूप में लिख सको, अदरवाइज हम सब स्पेस को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोल सकते। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट सम के, जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है
इफ V इज वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस, अगर V आपका क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस ओवर द R, देन it is direct sum of its subspace of odd function and even function। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो आपका वेक्टर स्पेस होगा रियल वैल्यूड फंक्शन का, वो क्या होगा, डायरेक्ट सम होगा द सब स्पेस ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। कैसे, हम जानते हैं ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, जहां पे आपको एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स दे, एंड इवन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखिए ऑड फंक्शन क्या होता है, जहां पे आपको एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स दे तो वो होता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन की डेफिनेशन ही होती है। अब हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जहां पे एक्स बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर से। अब देखिए, अब एफ ऑफ एक्स को क्या मैं इस फंक्शन को आप ए नाम दे दीजिए और इसको आप दे दीजिए बी। क्या मैं एफ ऑफ एक्स को इन सब स्पेस की सम के फॉर्म में लिख सकती हूँ? यस, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है तो वहां पे क्या होगा कि या तो फंक्शन अगर इस टाइप से है तो ऐसे देखिए यहाँ पे कि ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन है, सबसे पहले हमें देखना है कि इन फंक्शंस का इंटरसेक्शन 0 एलिमेंट है कि नहीं। तो एफ ऑफ माइनस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पे एक्स की अगर आप 0 करोगे तो आप क्या कर सकते हो, दोनों में कंटेन करेगा, 0 एलिमेंट दोनों में कंटेन करेगा। और 0 के अलावा क्या आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस फंक्शन में भी कंटेन करें और इस फंक्शन में भी? क्या ऐसा कोई और फंक्शन होगा जिसकी वैल्यू माइनस एक्स भी हो और एक्स भी हो? तो 0 के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इनके इंटरसेक्शन में हो, सिर्फ और 0 एलिमेंट ही क्या होगा, इनके इंटरसेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स को क्या बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन या तो एक ओड होता है या फिर इवन होता है। तो किसी भी फंक्शन को ओड और इवन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन क्या हो गया, डायरेक्ट सम हो गया, डायरेक्ट सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। अब देखिए अगला एग्जांपल क्या है, ए वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर द R इज डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यहाँ पे आपके पास n क्रॉस n मैट्रिसेस होगी जो कि ओवर द R होगी। n क्रॉस n मैट्रिक्स का कोई वेक्टर स्पेस होगा ओवर द R इज डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। अब देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका ए स्टार आप क्या कर सकूं ए, एंड अगर ए स्टार क्या हो माइनस है तो वो क्या होती है स्क्यू हर्मिशियन, ये होती है आपकी हर्मिशियन। ए स्टार मीन्स ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर आपके पास ए हो तो उससे बोलते हैं हम हर्मिशियन। अगर ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर आपके पास माइनस ए हो तो क्या होगा, उसे बोलते हैं हम स्क्यू हर्मिशियन। अब देखिए क्या इन दोनों मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स के अलावा क्या और कॉमन होगी, क्योंकि अगर जो हर्मिशियन होगी वो स्क्यू हर्मिशियन नहीं होगी और जो स्क्यू हर्मिशियन होगी वो हर्मिशियन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स के अलावा सभी मैट्रिक्स अदर एलिमेंट और कोई भी नहीं होगा जो इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो। इन दोनों का क्या है
इन दोनों मैट्रिक्स का कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 0 मैट्रिक्स आएगा। और हम हर एक मैट्रिक्स को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे n क्रॉस n मैट्रिक्स का क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन के डायरेक्ट सम। सॉरी, यहाँ पे स्क्यू हर्मिशियन क्या होगी, आप उसको रिप्रेजेंट कर दो P से एंड ये होता है आपका Q। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के कॉमन एलिमेंट सिर्फ 0 है और हमने किसी भी कोई भी मैट्रिक्स होगी उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, आपका डायरेक्ट सम होगा इसका स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन मैट्रिक्स का। क्योंकि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए अगर मैट्रिक्स है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, ए प्लस ए थीटा ए माइनस थीटा, सॉरी ए थीटा। यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो यहां से आप देख सकते हो कि इन दोनों का स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन अगर मैट्रिक्स इन दोनों का सम निकालोगे तो आप किसी भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखिए आगे चलते हैं, या आप आगे मैट्रिक्स मैट्रिक्स आएगी वहां पे आप प्रॉपर तरीके से सीखोगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, हर्मिशियन मैट्रिक्स, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वहां पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि ये हम कैसे लिख पाते हैं और कैसे नहीं। तो अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है n क्रॉस n मैट्रिक्स का ओवर द आर, वो क्या होता है, डायरेक्ट सम ऑफ द सब स्पेस ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। अब आगे देखिए, ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स ओवर द आर। अगर आपके पास सिमेट्रिक और कोई मैट्रिक है n क्रॉस n की, तो हम उसको डायरेक्ट सम किस किस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सब स्पेस के डायरेक्ट सम में भी क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका n क्रॉस n मैट्रिक्स का कोई अगर वेक्टर स्पेस है, वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी क्या होता है, डायरेक्ट सम होता है। और वो हर्मिशियन है स्क्यू हर्मिशियन का भी क्या होता है, डायरेक्ट सम होता है। अब चलिए आगे चलते हैं, डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम। डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम, अगर आपके पास वो वेक्टर स्पेस है, डायरेक्ट सम क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। क्योंकि हम वेक्टर स्पेस को अगर डायरेक्ट सम के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस भी होगा। अगर वो वेक्टर स्पेस है तो उसका हम डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए डायरेक्ट सम का डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, इफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर कोई वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन फाइनाइट है, तो इज डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेस W1 एंड W2। अगर कोई वेक्टर स्पेस है जो कि क्या है, डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेस है, वो दो स्पेस का क्या है, डायरेक्ट सम है। तो हम डायमेंशन ऑफ V का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, कि डायमेंशन ऑफ V क्या होगा, दोनों सब स्पेस के डायमेंशन के सम के इक्वल, दोनों स्पेस के डायमेंशन के सम के इक्वल होगा हमारे V का डायमेंशन। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई है जब आपके पास V क्या हो, डायरेक्ट सम ऑफ टू दीज सब स्पेस। अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है जो कि उन सब स्पेस का अगर डायरेक्ट सम नहीं है, अगर वेक्टर स्पेस सब स्पेस का डायरेक्ट सम नहीं है, तो हम डायमेंशन ऑफ V को इस फॉर्म से नहीं फाइंड कर सकते। मतलब कि आपके पास, मतलब ऐसा है कि अगर आपके पास डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W2 है, अगर डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W2 है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो आपका वेक्टर स्पेस होगा
वो डायरेक्ट सम होगा इन दिस टू सब स्पेस का। देखिए एग्जांपल देखते हैं कैसे। आपके पास V क्या है, R क्यूब है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि V R क्यूब कोई वेक्टर स्पेस और इसके दो सब स्पेस है W1 और W2। W1 आपके पास इस टाइप से है और W2 आपके पास इस टाइप से है। अब हमें देखना है सबसे पहले डायमेंशन ऑफ V क्या होगा। डायमेंशन ऑफ V क्या होगा आपका, R क्यूब है तो R क्यूब का डायमेंशन कितना होता है, 3 होता है। आपके पास अगर कोई इस टाइप से वेक्टर स्पेस है Rn तो उसका डायमेंशन होता है n। उसका डायमेंशन कितना होता है n, क्योंकि हम डायमेंशन में क्या देखते हैं, वेक्टर्स ऑफ बेसिस, वेक्टर्स नंबर्स ऑफ वेक्टर ऑफ द बेसिस। और यहाँ पे R क्यूब में जो बेसिस होंगे वो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, ये। तो आप देख सकते हो कि R क्यूब के बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, इसीलिए R क्यूब का डायमेंशन कितना होगा, 3 होगा। अब हम बात करते हैं W1 की डायमेंशन की और W2 की डायमेंशन की। W1 में कितने, W1 का डायमेंशन क्या होगा, W1 का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, बेसिस में एलिमेंट्स, और बेसिस कैसे फाइंड होता है हमें, लीनियर सम से, लीनियर सम से मतलब लीनियर स्पान से, सॉरी लीनियर स्पान क्या होगा इसका, L ऑफ S क्या होगा W1 का, अल्फा 1 x 0 0, इस टाइप से ही होगा। तो यहाँ पे इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऐसे। तो ये क्या आ गया आपका, सब स्पेस, सॉरी बेसिस आ गया। और बेसिस में कितने वेक्टर हैं, सिर्फ एक। बेसिस में कितना वेक्टर है, एक, तो डायमेंशन ऑफ W1 कितना आएगा, 1। अब देखिए W2, आपके पास W2 है, W2 का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होगा, x y 0 है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, अल्फा 1 x1 x कोमा 0 0 प्लस बीटा 0 y 0। आप इसको इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। आपके पास ये कोई वेक्टर है, सब स्पेस है, सब स्पेस को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहां से देखिए, यहां से कितने वेक्टर हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, 2 वेक्टर्स है, 2 वेक्टर्स है। तो डायमेंशन ऑफ W2 कितना होगा, 2। डायमेंशन ऑफ W2 कितना होगा, 2। तो यहां से देखिए डायमेंशन ऑफ V क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ V क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू 3 है। और वो किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, क्योंकि डायमेंशन ऑफ W2 इन दोनों का सम कितना है, 1 प्लस 2 विच इज ऑल्सो 3। तो डायमेंशन ऑफ V आपकी इन दोनों के सम के इक्वल है। बट देखिए यहाँ पे देखिए कि आपके पास W1 ये है और W2 है। अगर हम V को अगर इन दोनों के डायरेक्ट सम के फॉर्म में लिखना है तो हमें देखना है कि इन दोनों में 0 एलिमेंट के अलावा और कोई एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहां से अगर हम बात करें 1 0 0, क्या ये एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा, ये वेक्टर क्या इसमें एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई आर किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू 0 ली, ये यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, x की वैल्यू मैंने ले ली 1। दोनों एलिमेंट्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से।
तो हम बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट आपका W2 में बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट आपका W2 में बिलोंग करेगा। अब क्या ये एलिमेंट, ये वेक्टर क्या W1 में बिलोंग करेगा? यहाँ पे आपने x की वैल्यू 1 ले ली, तो हम बोल सकते हैं कि ये किस में भी बिलोंग करेगा? W1 में। मतलब आपके पास जीरो एलिमेंट के अलावा W1 एंड W2 में एक और ऐसा एलिमेंट है कि आप देख पा रहे हो वो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे 1 0 0 ही नहीं, यहाँ पे अगर आप x की जगह कुछ भी रखोगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, W1 में भी बिलोंग कर रहे हैं और W2 में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे W1 इंटरसेक्शन W2 में सिर्फ और जीरो एलिमेंट ही नहीं है, और भी एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, v को डायरेक्ट सम की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन दोनों स्पेस की, सब स्पेस के डायरेक्ट सम में नहीं लिख पा रहे हैं। तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ v किसके इक्वल था? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। लेकिन हम v को डायरेक्ट सम के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, तो इसका मतलब कि कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर हमारे पास डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 हो, तो जरूरी नहीं है कि हमारा वेक्टर स्पेस उन दोनों सब स्पेस के डायरेक्ट सम की फॉर्म में होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास CSIR नेट का एक प्रीवियस क्वेश्चन है जो क्या है 2022 का है। अब देखिए यहाँ पे W1 है, कोई n की कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं जहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे W1 क्या है, एक मैट्रिक है 2 क्रॉस 2 की जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से है a b माइनस b एंड 2a, एंड W2 है वो इस टाइप से है विथ टू सब स्पेस ऑफ M2R की कोई ये दो सब स्पेस है। अब हमें चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट बोल रहा है कि W1 इंटरसेक्शन W2 ओनली जीरो मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है कि W1 इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ही होगी जो कि क्या करेगी, इंटरसेक्शन में आएगा। अब दूसरा बोल रहे हैं कि जीरो मैट्रिक्स का जो सेट होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा W1 यूनियन W2। थर्ड बोल रहा है W1 प्लस W2 इज इक्वल टू M2R। मतलब W1 प्लस W2 क्या होगा, आपका पूरा पूरा M2R है। और अगला ऑप्शन है W1 प्लस W2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ M2R। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं W1 एंड W2। तो आपके पास हम सब इंटरसेक्शन की बात करनी है हमें, W1 अगर हमें इंटरसेक्शन की बात करनी, W1 इंटरसेक्शन W2, तो यहाँ पे W1 इंटरसेक्शन W2 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, जो इस मैट्रिक्स में भी इस टाइप के मैट्रिक्स भी हो और वो इस टाइप के मैट्रिक्स भी हो। अब देखिए अगर कोई दो मैट्रिक्स जो कि अगर सेम टाइप की होती है तो उसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ तो दोनों मैट्रिक्स में माइनस बी और बी, ये डायगोनल एलिमेंट तो क्या है, सेम है। बट आप इधर देख पा रहे हो यहाँ पे भी सेम है, ए है, लेकिन यहाँ पे 2a है और यहाँ पे माइनस ए है। तो अगर आप इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स देखोगे तो इंटरसेक्शन में आपके पास क्या होने चाहिए, 2a इक्वल होना चाहिए आपका माइनस ए के, 2a इक्वल होना चाहिए माइनस एक के। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0, क्योंकि 3a क्या हो जाएगा 0, तो एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0। तो यहाँ पे जहां जहां ए होगा वहां पे 0 होगा और बाकी मैट्रिक्स इस टाइप की होगी। तो W1 इंटरसेक्शन W2 में आपके पास किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, इस टाइप की मैट्रिक होगी। यहाँ पे W1 इंटरसेक्शन W2 में किस टाइप की मैट्रिक होगी,
इस टाइप की मैट्रिक होगी। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन W1 इंटरसेक्शन W2 में सिर्फ और सिर्फ जीरो मैट्रिक ही बिलोंग करेगी, जबकि आप देख सकते हो W1 इंटरसेक्शन में जीरो जीरो के अलावा बी, अगर बी के एलिमेंट्स हम ऐसे लेंगे तो वो भी एग्जिस्ट करेगी। तो दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए अगर ये कोई सेट होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, तो अगर जीरो मैट्रिक्स का कोई सेट ले रहे हो तो वो क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें जीरो मैट्रिक भी क्या होगी, बिलोंग करेगी, तो वो क्या होगा, आपका सबसेट होगा। इसीलिए आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब W1 प्लस W2 देखना है, W1 प्लस W2 देखना है, तो W1 प्लस W2 क्या होगा आपका, इनका लीनियर सम। लीनियर सम क्या होगा, 2AB प्लस 2B माइनस 2B एंड A। तो W1 प्लस W2 में आपकी मैट्रिक्स इस टाइप की होगी, और ये बोल रहा है कि आपके W1 प्लस W2 में क्या है, पूरी की पूरी M2 ओवर द R मैट्रिक्स आएगी। मतलब यहाँ पे तो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के आ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ए एलिमेंट होगा तो उसका फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट 2A टाइप का होगा, अगर आपके पास कोई बी एलिमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट्स फिक्स हो रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप की क्या है, मैट्रिक होगी W1 प्लस W2 में। जबकि M2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जो होगी ओवर द R, उसमें क्या होंगे, सभी टाइप्स की मैट्रिक होगी, तो ये तो इसका सुपर सेट हो गया, ये तो क्या है, सुपर सेट है। जबकि ये बोल रहा है W1 प्लस W2 पूरी की पूरी इस मैट्रिक के इक्वल है, विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए W1 प्लस W2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ M2R। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ऐसा सबसेट जो कि उस सेट के इक्वल ना हो, एक ऐसा सेट जो कि उस सेट के इक्वल ना हो। तो क्या आपका W1 प्लस W2 गिवन स्पेस है उसके इक्वल है, नहीं, ये क्या है, सबसेट है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट, बी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट। अब चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है IIT JAM 2013। Let V be the vector space of 2 cross 2 matrices over the R. Consider the subspace W1। ये क्वेश्चन लास्ट एग्जांपल की तरह ही है। इसमें अब आप देख सकते हो एक चीज कि यहाँ पे आपके पास CSI एंड नेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, और आपके पास IIT JAM में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो मतलब कि CSI एंड नेट और IIT JAM में क्वेश्चंस ऐसा पॉसिबिलिटी कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर W1 ऐसा है, इस टाइप से है, और W2 इस टाइप से है, तो पूछ रहा है कि अगर M आपका डायमेंशन है W1 इंटरसेक्शन W2 का, M डायमेंशन है W1 इंटरसेक्शन W2 का, और N डायमेंशन है W1 प्लस W2 का, तो हमें चेक करना है पेयर M कोमा N हमें चेक करना है क्या होगा। अब सबसे पहले हमें चेक करना है W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, तो W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि हम कैसे देखते हैं, एलिमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले ए एलिमेंट ए है और डी एलिमेंट आपका डी है। अब देखिए यहाँ पे माइनस बी किसके इक्वल होगा, माइनस ए के, और माइनस ए इक्वल होगा सी के, मतलब माइनस ए इक्वल होगा माइनस बी के, माइनस ए इक्वल है माइनस ए बी के, और माइनस ए इक्वल है माइनस सी के, माइनस ए इक्वल है सी के। तो यहां से b इज इक्वल टू ए एंड c इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पे आपके पास W1 इंटरसेक्शन W2 में किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, एंड डी
एंड यहाँ पे आपका आएगा -1 की जगह -a ही रहेगा, और आप b की जगह क्या कर सकते हो, यहाँ पे -a आएगा एंड यहाँ पे -a, c इज इक्वल टू -a, -b इज इक्वल टू -a। तो आपके पास कोई इस टाइप की क्या होगी, मैट्रिक होगी, जो कि किस में बिलोंग, जो कि होगी W1 इंटरसेक्शन W2 में इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आते हैं, आ रहे हैं 2 एलिमेंट, n क्रॉस n मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना क्या होता है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, 2। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा आपका, 2 होगा। डायमेंशन ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, नंबर्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर द फील्ड। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट कितने हैं, 2, a एंड d, और बाकी तो a ही है। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना आ गया, 2। अब हमें देखना है W1 प्लस W2 का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। या आपका डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आप इसे याद रख लेना, अभी आगे जो बताऊंगी मैं। अब देखिए यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W1 की बात करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ W1 कितना है, 1 2 3। डायमेंशन ऑफ W1 कितना है, 3। एंड अगर W2 की बात करें तो कितना है, 1 2 3। डायमेंशन ऑफ W2 भी कितना है, 3। डायमेंशन ऑफ W2 भी कितना है, 3। तो यहां से आप देख सकते हो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस 3। डायमेंशन ऑफ W2 कितना है, 3। एंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना है, 2। तो यहां से 4। अब देखिए हमारा डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना है, 2। अब हमें पूछ रहा है m तो क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, मतलब m की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 2। और n क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, और n की वैल्यू हमारे पास आई 4। तो अब देखिए हमें पूछ रहा है पेयर एम एन क्या होगा, m कोमा n क्या होगा, तो m कोमा n क्या होगा, 2,4, 2,4 ही होगा, विच इज बी ऑप्शन, बी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा, एम एन का पेयर क्या होगा, 2,4। तो ऐसे हम सम के बेस, इंटरसेक्शन के बेस जो डायमेंशन के क्वेश्चंस हैं वो इस तरह सॉल्व करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, डायमेंशन ऑफ क्वोशंट स्पेस, डायमेंशन ऑफ क्वोशंट स्पेस। जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं, जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं तो आप अपनी मंजिल की काफी करीब होते हैं। जब आप अपने आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं तो आप अपनी मंजिल के काफी करीब होते हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं अपनी सफर में, अपनी जर्नी में, बट अगर वो खुद पर ही विश्वास नहीं रखेंगे, कि उनको खुद को ये नहीं लगे कि यार ये काम हमसे नहीं होगा या हमसे होगा, अगर उनके अंदर ये फीलिंग है तो यकीन मानिए वो मेहनत तो करते रहेंगे, लेकिन जो
अंदर से जो खुद की फीलिंग्स है, खुद का जो ट्रस्ट है, अगर वो ही नहीं है तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले आप खुद पर यकीन करना शुरू कीजिए। अगर आपने खुद पर यकीन करना शुरू कर दिया, दैट मीन आपने आपने इस जंग की, इस सफर की आधी लड़ाई तो ऐसे ही जीत लोगे। तो अब चलिए आगे देखते हैं। If V and W both they are finite dimensional vector space। अब हमें देखना है डायमेंशन ऑफ क्वोशंट स्पेस। मैंने बताया था आपको क्वोशंट स्पेस क्या होता है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस V है और W क्या है, उसका सब स्पेस है, तो V बाई W में कैसे एलिमेंट होंगे आपके पास, W प्लस U टाइप के। U क्या होगा, वेक्टर होगा V का, इसे बोलते हैं हम क्वोशंट स्पेस। अब देखिए अगर V अगर कोई वेक्टर स्पेस और W क्या है, सब स्पेस है, दोनों क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है एंड सब स्पेस है, तो आपके पास क्वोशंट स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V बाई W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V एंड माइनस डायमेंशन ऑफ W। अगर दोनों फाइनाइट है तो आपका क्वोशंट स्पेस का डायमेंशन भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। अगर आपके पास दोनों ही इनफाइनाइट है, वेक्टर स्पेस भी इनफाइनाइट डायमेंशनल है और सब स्पेस भी इनफाइनाइट डायमेंशनल है, तो क्वोशंट स्पेस का डायमेंशन फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो इनफाइनाइट ही हो। अगला है कि डायमेंशन ऑफ V बाई W, डायमेंशन ऑफ क्वोशंट स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एक्सेड होगा नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन ऑफ W। मतलब कि अगर आपके पास W में जितनी लीनियर इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस होगी वही क्या होगा, डायमेंशन होगा V बाई W। या आपके पास ये तब काम आएगा ये फॉर्मूला जब आपको अगर क्वेश्चन में कोई स्पेस दे दे V और W और फिर आपके पास W में रिस्ट्रिक्शन दे दे, W में आपके पास रिस्ट्रिक्शन दे दे, कंडीशन दे दे और फिर आपको बोले कि डायमेंशन ऑफ V बाई W फाइंड कीजिए, तो वहां पे V बाई W क्या होगा, जितनी आपके पास W में रिस्ट्रिक्शंस होगी, कंडीशंस होंगी लीनियरली इंडिपेंडेंट, वही क्या होंगी, डायमेंशन होगा आपका V बाई W का। अब आगे चलते हैं, कुछ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि डायमेंशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है V, W सब स्पेस है V का, तो डायमेंशन ऑफ W, सब स्पेस का डायमेंशन हमेशा वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से या तो लेस देन होगा या फिर उसके इक्वल होगा। कभी भी डायमेंशन ऑफ सब स्पेस डायमेंशन ऑफ V से ग्रेटर देन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, सब स्पेस का डायमेंशन वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, वो हमेशा या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। अब अगला देखिए, अगर कोई वेक्टर स्पेस V है और W क्या है, सब स्पेस है, तो डायमेंशन ऑफ V क्या हो, W क्या होगा। अगर हमें डायरेक्टली डायमेंशन ऑफ W फाइंड करना है तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ V माइनस नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ W, नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ W, तो ये क्या होगा आपका, डायमेंशन ऑफ W होगा। अब देखिए इधर इफ W1 कॉमा W2 अगर सब स्पेस है वेक्टर स्पेस के, देन अभी जो मैंने फॉर्मूला यूज किया था, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये भी फॉर्मूला में यूज किया था। इस फॉर्मूले के बेस पे भी हमने क्वेश्चन भी देख लिए, प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है IIT JEM का। तो यहाँ से आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको रेस्ट्रिक्शन दे दे किसी क्वेश्चन में और फिर आपको सब स्पेस का डायमेंशन पूछ ले और आपको डायमेंशन V का डायमेंशन दिया हो, तो आप डायरेक्टली डायमेंशन निकाल सकते हो सब स्पेस का, कैसे, डायमेंशन ऑफ V माइनस नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका जो डायमेंशन होगा W1 इंटरसेक्शन W2 का, वो क्या होगा, W1 एंड W2 के डायमेंशंस का मिनिमम
के लेस देन एंड इक्वल टू होगा। मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन कभी भी W1 एंड W2 के डायमेंशन का जो मिनिमम है उनसे बड़ा नहीं हो सकता। मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन W1 के डायमेंशन एंड W2 के डायमेंशन के मिनिमम से बड़ा नहीं हो सकता, या तो उससे छोटा होगा या फिर उसके लेस देन होगा। अब देखिए अगला है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 कोमा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V। ये सब प्रॉपर्टीज आपको किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आएगी, तो इनको हमेशा याद रखना कि अगर कभी आपको ये डायरेक्टली आपको ऑप्शंस डिस्कार्ड करने में यूजफुल है। ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज आपको यूजफुल रहेगी डायरेक्ट ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने में, क्योंकि आप वहां पे देख पाओगे कि अगर किसी ऑप्शन में अगर ऐसा हो कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 आप देख पा रहे हो कि वो क्या हो, अगर आपके पास डायमेंशन ऑफ W1 एंड W2 का मिनिमम से बड़ा आ रहा है तो वहां से आप डायरेक्ट उस ऑप्शन को क्या कर सकते हो, डिस्कार्ड। सिमिलर वे में इन दोनों प्रॉपर्टीज से भी आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हो या फिर चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम लेस देन होगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का, और ये ऐसे होगा मिनिमम होगा इस टाइप से। अब देखिए कुछ मैट्रिक्स के बेस मैट्रिसेस हैं, उनके वेक्टर स्पेस का हमें डायमेंशन फाइंड करना है। मैंने अभी सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स ले रही हूँ। अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई वेक्टर स्पेस होगा तो उसका डायमेंशन होता है n स्क्वायर प्लस n/2। n क्या होगा, ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक है तो उसका डायमेंशन कितना होगा, n स्क्वायर प्लस n/2। और अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है n क्रॉस n की तो उसका डायमेंशन होगा n स्क्वायर माइनस n/2। और अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है जो कि कंटेन कर रहा है n क्रॉस n अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, तो उसका डायमेंशन होगा n स्क्वायर प्लस n/2। यहाँ पे हम मैट्रिसेस के बारे में डिटेल से मैट्रिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको हर एक मैट्रिक्स को डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो इसी तो मैट्रिक्स का कंटेंट के लिए आप आगे बने रहिएगा मेरे साथ, तो आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा PYQs के साथ साथ। रातों की मेहनत दिन की तैयारी, रातों की मेहनत दिन की तैयारी, लीनियर अलजेब्रा बनेगी तुम्हारी जीत की कहानी। हर क्वेश्चन जो लगे कठिन, हर क्वेश्चन जो लगे कठिन वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगी। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे बोलना चाह रही हूँ कि लीनियर अलजेब्रा IIT JAM का काफी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने लीनियर अलजेब्रा को अपनी स्ट्रेंथ बना ली तो आप मानो, यकीन करो कि आपने IIT JAM की काफी अच्छी पकड़ कर ली। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ अदर प्रॉपर्टीज हैं, काउंटिंग ऑफ बेसिस एंड सब स्पेस। अब देखिए यहाँ पे कुछ वेक्टर स्पेस होंगे जो कि ओवर द फील्ड दिस टाइप के, अगर कोई फील्ड होगा तो उसका हमें क्या करना है, उस पे यहाँ पे बेसिस एंड सब स्पेस कैसे काउंट करेंगे। लेट V be a vector space of dimension n over the finite field F is equal to ZP where P is equal to P is prime number। अब देखिए अगर इस टाइप का कोई वेक्टर स्पेस होगा तो उसमें नंबर ऑफ बेसिस कितने होंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछी जाती है कि अगर आपके पास कोई इस टाइप से वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ZP, तो आपको पूछा जाएगा कि वहां पे डायरेक्ट नंबर ऑफ बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस, तो वो क्या होगा, p की पावर n-1 p की पावर n-p डॉट डॉट p की पावर n माइनस
p माइनस p की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। यहाँ पे n क्या है आपका डायमेंशन है वेक्टर स्पेस का, p क्या है वो प्राइम नंबर है जो कि फिल्ड होगा आपका ZP टाइप का। अब देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस, अगर आपको सिंपल बेसिस पूछे तो ये फॉर्मूला होगा, अगर आपको ऑर्डर्ड बेसिस पूछे, अगर आपको ऑर्डर्ड बेसिस पूछे तो वहां पे यहाँ पे n फैक्टोरियल नहीं आएगा डिवाइड में, यहाँ पे n फैक्टोरियल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा दिस टाइप से, p की पावर n माइनस 1 p की पावर n माइनस p डॉट डॉट p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1। अब अगर आपको पूछे नंबर ऑफ सब स्पेस ऑफ डायमेंशन r, कि कोई फिक्स डायमेंशन है r और उस डायमेंशन r का क्या पूछे आपको नंबर ऑफ सब स्पेस पूछे, कि आपके पास कोई इस टाइप से वेक्टर स्पेस है जो कि ओवर द फील्ड ZP है, अगर आपको ये पूछे कि इस वेक्टर स्पेस में 2 डायमेंशन के कितने सब स्पेस होंगे, 2 डायमेंशन के कितने सब स्पेस होंगे, तो आप कैसे फाइंड करोगे इस फॉर्मूले से कि यहाँ पे p की पावर n माइनस 1 p की पावर n माइनस p डॉट डॉट p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई ऊपर आएगा r और नीचे आएगा, ऊपर आएगा n और नीचे आएगा r, तो जहां पे n होगा वहीं पे आप क्या कर देना r, तो हम कैसे निकाल सकते हैं डायमेंशन ऑफ r निकाल सकते, नंबर ऑफ सब स्पेस ऑफ डायमेंशन r ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम है आगे कुछ प्रीवियस, let W1 and W2 sorry W1 be the real vector space of all 5 cross 2, आपकी कोई मैट्रिक्स होगी such that the sum of these entries in each row, मतलब कि आपके पास हर एक रो के सभी जो एंट्रीज है उनका सम क्या है 0 है, वो है आपका W1। 5 क्रॉस 5 सॉरी 5 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिसेस है जो कि क्या है वेक्टर स्पेस है, और उसमें बोल रहा है कि कंडीशन दी हुई है सम ऑफ दीज एंट्रीज इन रो, मतलब कि आपके पास जितनी रो है उन सभी रो का, इस रो में जितनी भी एंट्रीज होगी उनका सम क्या है 0 है, इसमें जितनी एंट्रीज है उनका सम भी क्या है 0 है, इसमें जितनी एंट्रीज है उनका सम भी क्या है 0 है। तो यहाँ पे आपके पास रिस्ट्रिक्शंस कितनी बन जाएगी 5 रोज होंगी, तो 5 ही क्या बनेगी आपके पास कंडीशन बनेगी, 5 रोज है और 5 ही क्या बनेगी आपके पास कंडीशंस बनेगी। अब W2 है द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 5 क्रॉस 2 मैट्रिसेस सच दैट सम ऑफ द एंट्रीज इन कॉलम, मतलब कि जितने आपके पास कॉलम्स होगी उन सबका सम, उनके एंट्रीज का सम क्या होगा 0, तो आपके पास कॉलम्स कितनी होंगी 2, तो यहाँ पे आपके पास रिस्ट्रिक्शन कितने होंगे 2, रिस्ट्रिक्शन कितने होंगे 2, क्योंकि हर एक कॉलम की एंट्रीज का क्या है सम 0 है, हर एक कॉलम की एंट्रीज का क्या है सम 0, वो आपका आएगा W2 में, यह आएगा आपका W1 में। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ स्पेस W1 इंटरसेक्शन W2, डायमेंशन ऑफ स्पेस W1 इंटरसेक्शन W2, तो W1 इंटरसेक्शन W2 में क्या होगा देखिए सबसे पहले, तो यहां से आप देख सकते हो कि इसमें डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन में क्या होगा कि यहां से आप अगर देखना चाहो तो इसमें वो रिस्ट्रिक्शंस आएगी जो कि क्या हो ईच रो का, हर एक रो के एलिमेंट का सम भी 0 हो, और अगर उसमें कॉलम्स का सम भी क्या हो 0, जिन रोज का सम 0 है और जिन कॉलम्स का सम 0 है वो उसी टाइप वही टाइप्स की क्या होगी आपके पास W1 इंटरसेक्शन W2 में मैट्रिसेस आएगी। अब देखिए यहां से आप सबसे पहले देखिए W1 का डायमेंशन कितना होगा, W1 का डायमेंशन कितना होगा, तो यहाँ पे W1 का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ W1 कितना होगा
सबसे पहले m क्रॉस n मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना होता है, m इंटू n, तो यहां से 10 n, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कितनी बनेगी 5, W1 है, रिस्ट्रिक्शंस कितनी बनेगी 5, क्योंकि 5 क्या है रोज, और 5 रोज के सम क्या होंगे 0 होंगे, 5 रोज का सम क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे 5 क्या बनेगी आपकी रिस्ट्रिक्शन बनेगी, तो डायमेंशन ऑफ W1 कितना आएगा 5। अगर डायमेंशन ऑफ W2 देखना है, डायमेंशन ऑफ W2 कितना आएगा 10 माइनस यहाँ से रिस्ट्रिक्शन कितनी होगी 2 विच इज 8। डायमेंशन ऑफ W1, डायमेंशन ऑफ W2 तो हमें मिल गई। अब हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 विच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगा कि आपके पास ऐसे मैट्रिक्स होगी जो कि क्या होगी दोनों एलिमेंट्स के टाइप की होगी, तो यहाँ पे आपका डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितना आएगा 10 माइनस यहाँ पे 7 रेस्ट्रिक्शंस बनेगी, यहाँ पे कितनी रेस्ट्रिक्शंस बनेगी 7, तो यहाँ से आपका जो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन क्या आएगा, यहाँ पे पहले ये देखिए डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। W1 प्लस W2 का डायमेंशन नहीं बच्चों